गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। मैं सीए सौरभ शर्मा, आपका एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन का मेंटोर। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। सर चैप्टर नंबर 3 आपका रिलेटेड होगा चैप्टर नंबर 2 जो अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जिसका नाम क्या था सर, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये भी उसी से रिलेटेड होगा। कुछ कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट अपन इसमें नए सीखेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है सर। फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस, रियलाइजेशन गेन एंड लॉस, फॉरेन करेंसी गेन एंड लॉस, एफसीटीआर, ये सब किस में जाते हैं सर, मेरा ओसीआई के अंदर जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं सर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहाँ जाता है सर, अदर इक्विटी के अंदर। अदर इक्विटी में किधर जाता है सर, एक्यूमुलेटेड ओसीआई के अंदर जाता है। ओके सर, ठीक है। चलो इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं सर, रेवेन्यू, एक्सपेंस, गेन एंड लॉस, ये सब अपन ने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। सेल्स का रेवेन्यू कहाँ जाता है सर, ये जाता है पीएनएल के अंदर। और अनरियलाइज गेन एंड लॉस कहाँ जाता है सर, ओसीआई में जाता है। ओके सर, चलो इसके बाद में बैलेंस शीट वर्सेस इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं अपन, बैलेंस शीट जो भी होता है वो बनता है स्पेसिफिक पीरियड का, जैसे 31 मार्च हो गया, 31 दिसंबर हो गया, ठीक है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट कैसा बनता है सर, इनकम स्टेटमेंट बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनकम स्टेटमेंट कैसा बनता है सर, इनकम स्टेटमेंट बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके चलो, टेम्प्रेरी वर्सेस परमानेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है। टेम्प्रेरी अकाउंट का मतलब होता है जैसे जितने भी मेरे पीएनएल के अकाउंट होते हैं, जैसे क्या हो गया मेरा रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये अकाउंट क्या होते हैं हर साल ईयर एंड के ऊपर क्लोज हो जाते हैं। परमानेंट अकाउंट कौन से होते हैं, जितने भी बैलेंस शीट के अकाउंट होते हैं, जैसे कि मेरा पीपी हो गया, मेरा डेटर्स हो गया, मेरा क्रेडिटर्स हो गया, ये कभी भी बंद नहीं होते। इनका क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या बन जाता है सर, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है अगले साल का। ओके चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पीएनएल स्टेटमेंट कैसा दिखता है, देखो सबसे पहले रेवेन्यू, रेवेन्यू में से सीओजीएस गया तो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग इनकम, इनकम में डिविडेंड का इनकम, इंटरेस्ट का इनकम, इंटरेस्ट का एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉस आ जाता है, फिर इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन आ गया, फिर प्रोविजन आ गया, फिर इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन आया। फिर अगर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है तो देखो कल मैंने बताया था ना, सेपरेटली दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन गेन एंड लॉस कितना है और उसका इनकम टैक्स कितना है। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का इनकम और टैक्स अलग से दिखाना पड़ता है, ये नेट इनकम मेरा बन जाता है, ठीक है सर। इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन वर्सेज ऑपरेटिंग इनकम में क्या डिफरेंस होता है, देखो ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, ऑपरेटिंग इनकम होती है आपकी कोर बिजनेस की इनकम, आप बिजनेस से कैसे कमा रहे हो, जिसके अंदर रेवेन्यू भी आता है ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आते हैं। लेकिन अब ये इंटरेस्ट का इनकम हो गया, इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉस हो गया, ये इसका पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है। ये मेरे पास में क्या पड़ा था सर, एडिशनल पैसा पड़ा था। तो एडिशनल पैसा पड़ा था तो मैंने क्या कर दिया सर, इन्वेस्ट कर दिया। और एडिशनल पैसा पड़ा था, इन्वेस्ट किया, इसके कारण मेरे को ये इनकम और एक्सपेंस हुआ है। नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होता है, जैसे कि आपने एसेट को बेचा, एसेट को बेचने से आपको क्या हुआ सर, गेन एंड लॉस हुआ। तो ये गेन एंड लॉस कहाँ जाता है, मेरा ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, ठीक है। चलो जैसे कि एक बेकरी है, उसने 10 लाख रुपए कमाए, कैसे सर, सेलिंग ब्रेड, और 7 लाख रुपए का उसने खर्चा किया, तो ये किसका पार्ट होगा सर, ऑपरेटिंग इनकम का, क्योंकि उसका बिजनेस का पार्ट है। और सर 20,000 रुपये का उसने क्या किया, इंटरेस्ट का एक्सपेंस पे किया, तो ये ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट है, नहीं, ये कहाँ जाएगा सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। वहीं सर इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑल एक्टिविटी एक्सेप्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। मतलब आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है, आपका बिजनेस का सेगमेंट है, जो फ्यूचर में आगे चलकर क्या होने वाला है सर, कंटिन्यू रहेगा, तो उसका गेन एंड लॉस कहाँ आता है सर, कंटिन्यू ऑपरेशन के अंदर आता है। जैसे कि आपका कोर बिजनेस ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट का इनकम, एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉस, इनकम टैक्स, सब इसके अंदर आता है, ठीक है। इसमें क्या नहीं आता सर, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इसके अंदर नहीं आता है। क्यों, क्योंकि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को अपने को सेपरेटली दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया सर, ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग इनकम, और ये क्या हो गया मेरा पूरा का पूरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। तो कंटिन्यू ऑपरेशन के अंदर ऑपरेटिंग इनकम भी आती है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आती है। क्लियर है सर, आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ऑपरेटिंग इनकम और कंटिन्यू ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ऑपरेटिंग इनकम ओनली ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, लेकिन कंटिन्यू ऑपरेशन के अंदर ऑपरेटिंग इनकम के साथ में नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ जाती है। लेकिन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कंटिन्यू ऑपरेशन में नहीं दिखाया जाता है, उसको अपने को सेपरेटली दिखाना पड़ता है, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं सर। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, जिसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, ग्रुप करना पड़ता है ऑल रेवेन्यू टुगेदर और ऑल एक्सपेंडिचर टुगेदर, नेट इनकम अपन दिखाते हैं। और ये किस में दिखाते हैं सर, अपन ओनली डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में दिखाते हैं, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। ओके, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में पूरा गेन एंड लॉस एक साथ दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये देखो गेन एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन पूरा एक साथ दिखा दिया, नेट कितना है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का देखो सब अलग, कंटिन्यू बिजनेस का सब अलग अलग दिखा है, ऑपरेटिंग कितना है, नॉन ऑपरेटिंग कितना है, इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने सेपरेटली दिखाया था, किसका सर, कंटिन्यू ऑपरेशन का। ओके, समझ में आ गया सबको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अपना, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है सर, एकदम सिंपल है। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, जितना कैश इनफ्लो होने वाला है फ्यूचर में। क्यों होगा सर इनफ्लो, क्योंकि आपने गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करी होगी कस्टमर को, इसीलिए आपको कैश का इनफ्लो होगा, तो दैट विल बी योर रेवेन्यू। और रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना पड़ता है बुक्स के अंदर, जब आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है सर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको वादा किया, वादा, ये वादा वो वाला वादा नहीं, हमने आपको वादा किया कि हम आपको ये पानी का बोतल क्या करेंगे सर, बेचेंगे। तो ये हम आपको बेचेंगे, कब बेचेंगे सर, जब मैं इसका ओनरशिप आपको दे देता हूँ, रिस्क आपको दे देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, सब चीज़ मतलब रिस्क और रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर कर दूंगा ना, तब क्या बनेगा सर, आप ओनर बन जाओगे इसके, और मैं अपनी बुक्स में सेल्स रिकॉग्नाइज कर लूँगा। जब तक इसका रिस्क आपको ट्रांसफर नहीं होता तब तक मैं सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, ये पानी का बोतल वादा, ये वादा आपको बोतल क्या करना है, निभाना है, मतलब आपको बोतल मुझे डिलीवर करना है। जब मैंने बोतल डिलीवर कर दूंगा तब क्या हो जाएगा भाइयों, मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सबको। ओके सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सर एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो क्यों होता है सर, क्योंकि आपने क्या किया है, कोई भी एसेट को यूज़ किया है, जैसे आप एसेट यूज़ करते हो तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, या फिर क्या हुआ है सर, लाइबिलिटी इनकर हुई। लाइबिलिटी कैसे इनकर होती है, जैसे आपका क्रेडिटर आ गया, आपने उधार में माल खरीदा, या कोई एक्सपेंस आपने उधार में किया है, कोई खर्चा कर दिया, रेंट का पेमेंट करा ही नहीं, आपने रेंट का एक्सपेंस बुक कर दिया, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंस होती है। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा 20,000 रुपये का, यूज़ किया प्रोडक्ट के लिए, सोल्ड कर दिया, तो 20,000 आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया ना बुक्स के अंदर। ओके सर, सो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेवेन्यू डिस्कस कर लिया था, एक्सपेंस कर लिया था। गेन क्या होता है सर, गेन का मतलब होता है आपका इक्विटी के अंदर कितना इंक्रीज आया है। और इक्विटी में इंक्रीज कैसे आता है, जब पीएनएल का गेन होता है, और गेन कहाँ जाता है सर, बैलेंस शीट के इक्विटी में जाता है। ठीक है, लॉसेस से क्या होता है, आपका इक्विटी रिड्यूस होता है। क्यों, अगर आपको लॉस हुआ तो क्या हुआ, डेबिट बैलेंस इक्विटी में जाएगा, तो उसका बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, चलिए सर इनकम स्टेटमेंट आइटम। सर अदर इनकम स्टेटमेंट में और कौन कौन से आइटम आते हैं, जैसे अनयूजुअल गेन एंड लॉस। अनयूजुअल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको कोई भी गेन एंड लॉस हुआ दैट आर अनयूजुअल इन नेचर। जैसे कि मान लेते हैं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, और उस केस में क्या हुआ, आपका बिजनेस के अंदर आपका रॉ मटेरियल खराब हो गया, या मशीन आपकी टूट गई, कैपिटल क्या हो गया सर, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इसके कारण जो भी लॉस होता है वो क्या होता है, आपका अनयूजुअल लॉस होता है, और वो ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, उसको आपको सेपरेटली दिखाना पड़ता है। ठीक है, और फिर भी ये कंटिन्यू ऑपरेशन का ही पार्ट होता है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का पार्ट नहीं होता। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कौन सा होता है, आपको पता ही होगा, ऐसा बिजनेस जिसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ सर, विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बेचने का इंटेंशन है मेरा। ओके, बट ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है और आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ता है अगर ये मटेरियल हुआ तो नोट्स के अंदर। ठीक है, चलिए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्या होता है, वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने ऑलरेडी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे, एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी कंपोनेंट या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जो क्या हो रहा है सर, डिस्पोज ऑफ हो रहा है या फिर क्लासीफाई हो रहा है हेल्ड फॉर सेल। मतलब मान लेते हैं मेरे 4 बिजनेस है, क्या है सर, एक पानी का बिजनेस है, ठीक है, एक मेरा कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, एक मेरा सीमेंट का बिजनेस है, एक मेरा सर रेनकोट का बिजनेस है। अब रेनकोट का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ सर, रेनकोट के बिजनेस को सेल करने वाला हूँ, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करने वाला हूँ। तो वो क्या हो गया मेरा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या हो गया, मैंने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया, मतलब मेरा इंटेंशन बेचने का ही है। अब ऐसा तो है नहीं सर कि आलू टमाटर खीरा तो है नहीं कि अभी बेचने निकला और बिक गया। बड़ा बड़े बिजनेस को बेचने में क्या होता है सर, टाइम लगता है, अपने को बायर भी चाहिए होता है, और बायर मिल जाता है, बट हर चीज़ अपने हिसाब से होनी भी ज़रूरी है। मैं जितना प्राइस मांग रहा हूँ सामने उतना मिलना भी तो चाहिए ना, तो हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया है। या फिर आपका क्या है सर, कोई भी मेजर इफेक्ट आया है बिजनेस के ऑपरेशन के ऊपर, ऐसा कोई ऑपरेशन आप क्या कर रहे हो सर, बेच रहे हो, तो वो का क्या होता है, आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन होता है।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितना भी गेन एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बिफोर टैक्स ये आपको सिंगल लाइन बताना है, फिर टैक्स कितना है वो सिंगल लाइन में बताना है, और फिर नेट इम्पैक्ट आपका कहाँ जाएगा सर, लास्ट वाले कॉलम में चला जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर जितना भी गेन एंड लॉस होगा वो आपको सिंगल लाइन में दिखाना है, इनकम माइनस एक्सपेंस पूरा यहाँ पर लेके आ गए, फिर आप टैक्स लिख दोगे, फिर आप क्या कर दोगे, नेट अमाउंट यहाँ पर बाहर लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया। ये मेरा P&L बनता है, तो ये क्या हो गया मेरा, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। चलो ये एग्जांपल दिया आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो। अ कंपनी सेल इट्स एंटायर मोबाइल फ़ोन डिवीजन ए मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। तो ये क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन का डिवीजन ही बेच रहा है, मतलब डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। अब क्या हुआ, ऑपरेटिंग लॉस ऑफ डिवीजन $5 लाख, गेन ऑन सेल ऑफ डिवीजन $12 लाख, कंबाइंड गेन कितना हो गया सर, नेट 12 में बेचा, 5 का लॉस था तो 7 लाख का गेन हो गया, टैक्स कितना है 175, तो नेट इनकम कितना दिखाऊंगा मैं, 5,25,000। ये मैं कहाँ दिखाऊंगा सर, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन के जस्ट नीचे दिखाऊंगा। तो कैसे दिखता है, ये इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन आता है, फिर इसके नीचे आता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, गेन यहाँ पर आ गया, इनकम टैक्स इधर आ गया, और ये क्या आ गया मेरा, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का इनकम और लॉस आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, या एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट आता है सर, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन एंड इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन। इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी गेन एंड लॉस होता है, डिस्पोजल ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, या फिर आप कोई भी लॉस रिकॉग्नाइज करते हो व्हेन क्लासीफाई एज ए हेल्ड फॉर सेल, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स में सेपरेटली। आपको है ना P&L के अंदर नीचे एक नोट देना पड़ता है, उस नोट में आपको दिखाओगे कि वो लॉस या इनकम का, देखो यहाँ तो आप क्या कर रहे हो, सिंगल लाइन आइटम दिखा रहे हो ना, कितना गेन एंड लॉस हो रहा है, इधर यहाँ पर आप सिंगल दिखा रहे हो। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसको आपको सेपरेट एक नोट देकर के बताना पड़ता है। ओके, चलो अब सर यहाँ पर हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया क्या है, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं सर, हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दो। हेल्ड फॉर सेल कब होता है, इसके सर कुछ क्राइटेरियाज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी मैनेजमेंट कमिटेड टू प्लान टू सेल, मैनेजमेंट का इंटेंशन है आज तो मैं करके रहूँगा, आज तो माउंटेन ड्यू पी के आया है मैनेजमेंट, बोला है आज तो कुछ तूफान ही करेंगे, आज हम हमारा माउंटेन ड्यू का बिजनेस बेच देंगे। ओके, कंपोनेंट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, मेरा कंपोनेंट रेडी है बेचने के लिए, कोई भी बायर आएगा ना मैं बोलूँगा ले जा भाई, क्या कर ले जा, मैं उससे दूसरा बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। एक्टिव प्रोग्राम टू फाइंड बायर स्टार्टेड, मैंने सब जगह प्रमोशन, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए कि मेरा सर बिजनेस बेचने जा रहा हूँ, जिसको लेना है ले लो, मैं न्यूज़पेपर में दे रहा हूँ, सब जगह एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। अगला हो गया, सेल इज प्रोबेबल विद इन 1 ईयर अनलेस डिले आर बियॉन्ड द कंपनी कंट्रोल। सेल सर 1 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं कि 1 साल में सेल नहीं हुए और वो कारण कंपनी के कंट्रोल में नहीं है तो चलेगा। जैसे मैं बेचने निकला, होर्डिंग्स लगवा दिया, लगाने के बाद में क्या हो गया, लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, अब क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, चलो द कंपोनेंट इज मार्केटेड एट ए रीजनेबल प्राइस, इसका मतलब मैं मेरा क्या कर रहा हूँ सर, माउंटेन ड्यू का बिजनेस बेच रहा हूँ और मैंने प्राइस क्या रखा है सर, प्राइस रखा है मैंने अरबों खरबों रुपए रख दिए, मैंने बोला अरबों खरबों रुपए मुझे चाहिए, तो सामने वाला बायर तो मिलना नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो सर, दिखावा कर रहे हो बेचने का, बट आपको बेचना नहीं है। ऐसा क्यों करती है कंपनियाँ, बताता हूँ। ऐसा कंपनियाँ क्या करती है, मान लेते कोई एक बिजनेस है, वो क्या हो रहा है सर, बहुत टाइम से लॉस दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं सोचता हूँ कि इसको मैं ना हेल्ड फॉर सेल दिखा दूंगा। हेल्ड फॉर सेल दिखाने से क्या होगा कि मैं इसको कंटिन्यू बिजनेस में दिखाऊंगा नहीं, मैं इसको सेपरेट बिजनेस में दिखाऊंगा, और यूजर्स को क्या लगेगा, ये बिजनेस तो वैसे ही बेचने वाला हूँ, और मेरा ऊपर जो प्रॉफिट दिखेगा कंटिन्यू ऑपरेशन का वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, तो क्या होगा सर, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा भी करती है कंपनियाँ, इसलिए ऐसा बोला गया है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए, मार्केट प्राइस पर बेचना चाहिए, आप सेल करने के प्रोग्राम चला रहे हो। और इट इज़ अनलाइकली दैट प्लान आप विड्रॉ कर लोगे, आपने जो भी प्लान निकाला है वो आप क्या कर लोगे, जैसे ही आपको बायर मिला आपने क्या किया, डर के मारे अपने कदम पीछे ले लिए। वो कदम नहीं थे सर कि 4 कदम पीछे लेंगे हम छलांग मारेंगे, नहीं, आपने डर के मारे कदम पीछे ले लिए कि अब हमको बेचना ही नहीं है। ऐसा इंटेंशन आपका कभी भी नहीं होना चाहिए, समझ में आया। देखो, अ कंपनी डिसाइडेड टू सेल इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, स्टार्ट लुकिंग बायर, मार्केट कर रहा है फेयर वैल्यू के ऊपर और एक्सपेक्टेड है 9 महीने में सेल हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को इसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा हेल्ड फॉर सेल के अंदर। और कहाँ रिपोर्ट होगा सर, ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के अंदर। ओके, चलो अगर कंपोनेंट बिक जाता है तो वो कहाँ जाता है सर, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा इसको, और आप क्या करोगे सर, पूरा का पूरा हटा दोगे उस बिजनेस को। ओके, कंपोनेंट इज डिस्पोज ऑफ बाई अदर मीन, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी डिस्पोजल होता है, कैसे सर, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, या फिर आप क्या करते हो, अबेंड कर देते हो, मतलब आपने अपने बिजनेस को या तो अपने ओनर को, जो शेयर होल्डर है उनको ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस ही अबेंड कर दिया, मतलब एक माइनिंग कंपनी अबेंड एंड अनप्रॉफिटेबल माइनिंग, तो क्लासीफाई कर दो आप चुपचाप इसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में। चलो, रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रायर पीरियड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पिछले सालों का जितना भी अमाउंट ऊपर दिख रहा होगा कंटिन्यू ऑपरेशन के अंदर, वहाँ से निकाल के डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में आपको सेपरेटली क्लासीफाई करना पड़ेगा, समझ में आया। ओके सर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंपनी है वो सेल कर रही है इसका ऑटोमोटिव यूनिट्स इन 2024, तो उसको पिछले सालों का रिजल्ट भी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में ही दिखाना पड़ेगा, कंटिन्यू ऑपरेशन में नहीं दिखा सकता। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये कंटिन्यू बिजनेस है, ये डिसकंटिन्यू बिजनेस है, लेकिन पिछले साल तो पूरा का पूरा कंटिन्यू ही होगा, तो ये बिजनेस का प्रॉफिट भी यहीं आ रहा होगा ना कंटिन्यू के अंदर। तो अब आपको इसमें नहीं दिखाना है उसको, यहाँ से निकाल के, ये देखो 2 कॉलम है, ये प्रीवियस ईयर का कॉलम है, ये करंट ईयर का कॉलम है, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहाँ पे जो आ रहा है वहाँ से निकाल के यहाँ पे डालो, जितना भी डिसकंटिन्यू बिजनेस है, और करंट ईयर का अमाउंट भी यहीं आएगा। ओके सर, चलो यूज़ ऑफ लाइन इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये लाइन कब यूज़ करते हैं सर? नॉर्मली ये लाइन अपन यूज़ तब करते हैं जब बिजनेस के अंदर क्या हो, मेरा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आया हो ड्यूरिंग देयर, अदरवाइज नॉर्मल बिजनेस है तो ये लाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए सर, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी टैक्स होता है टैक्स को सेपरेट एलोकेट करो, कंटिन्यू बिजनेस का कंटिन्यू बिजनेस को दे दो, डिसकंटिन्यू बिजनेस का डिसकंटिन्यू बिजनेस में एलोकेट कर दीजिए। ये इसका एग्जांपल है, क्या है सर, एज्यूम करो टोटल एक्सपेंस मेरा कितना है सर, $1,00,000 है, कंटिन्यू ऑपरेशन का 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो कैसे बाइफरकेट करोगे इसको? एकदम सिंपल है, देखो कैसे करना है। यहाँ पर आपको 1 लाख रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ, टैक्स एक्सपेंस है, 3 लाख रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है सर, 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, $3,00,000 का हुआ है कंटिन्यू बिजनेस में, और यहाँ पर टैक्स रेट कितना है, मान लो 20% टैक्स रेट है, तो ये कितना हो गया मेरा कंटिन्यू बिजनेस का, $60,000 कंटिन्यू बिजनेस का हो गया, मतलब 1 लाख रुपीज़ में से 60,000 कहाँ आ गया सर, कंटिन्यू बिजनेस का आ गया। अब सर इसमें से रिमेनिंग टैक्स कितना बचा, ये मेरा 40,000 बच गया, कितना बच गया सर, 40,000। अब ये 40,000 का मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रपोर्शन करना पड़ेगा, कितना अमाउंट OCI में जाएगा। अब सर 2 पार्ट और बच गया ना, एक OCI बचता है, एक डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बचता है, तो कितना प्रोपोर्शन OCI में जाएगा, कितना मेरा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में जाएगा। तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कितना है, 1 लाख, और ये कितना है 150, तो रेशियो बना लो 10:5, मतलब 2:1 का मैंने रेशियो बना लिया। अब इस 40,000 को 2:1 में बांट दो, तो 40,000 इंटू 2/3 और 40,000 इंटू 1/3, 2/3 किसका है सर, 2/3 है डिसकंटिन्यू का, और ये किसका है सर, OCI का 1/3, बोलो कितना आ जाएगा, 80,000 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 26,600, और ये हो गया सर मेरा 13,333, ये आ गया सर टैक्स। ये टैक्स किसका आ गया सर, कंटिन्यू ऑपरेशन का, ये किसका आ गया, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का, और ये किसका आ गया सर, OCI का आ गया। अपन ने तीनों का सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके सर, चलिए अब अपन सीखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। क्या बेनिफिट होता है इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट आपकी हेल्प करता है पास्ट परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने में, मतलब कंपनी ने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता है, मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कॉम्पिटिटर का कितना कमा रही है और किसका बेटर है। इससे अपने को पता चलता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगला आता है सर मेरा प्रोवाइड ए बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब सर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा सेल्स पिछले 5 साल से 8% से बढ़ रहा है तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि अगले साल में 8% से बढ़ेगा, तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्शन कर सकता हूँ फ्यूचर परफॉर्मेंस का। अगला आता है सर ये हेल्प करता है रिस्क और अनसर्टेनिटी के बारे में बताने में। अब इनकम में कितना फ्लक्चुएशन होने वाला है, मान लेते हैं मेरा प्रॉफिट चेंज हो रहा है, पहले साल में 2 मिलियन का था, फिर 8 मिलियन का हुआ, फिर 1 मिलियन का हुआ, तो इससे देख के मुझे क्या लग रहा है, बिजनेस बड़ा रिस्की है, कभी तो कमाता है तो बहुत कमाता है, नहीं कमाता है तो कम कमाता है, तो यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा ऐसे बिजनेस के अंदर, मेरा पैसा डूब गया तो। इसके लिमिटेशंस क्या होता है, नेट इनकम इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। जैसे आपको पता है अपन एसेट की यूजफुल लाइफ कैसे अजम्पशन बेसिस पर लेते हैं, 10 साल होगा या 5 साल होगा, फिर कौन सा मेथड लेना है, फीफो लेना है, लीफो लेना है, ये सारी अजम्पशन पर अपन बेस्ड होता है। एक्सपेंस प्रोविजन कैसे बनाते हैं, बेड डेट्स का अजम्पशन बेसिस पर ही तो बनाते हैं। बेड डेट्स का प्रोविजन, बेड डेट्स पता है क्या होता है, कितना डेटर्स का पैसा डूबने वाला है उसका प्रोविजन बनाते हैं। ये सर अफेक्टेड होता है अकाउंटिंग मेथड, अगर आप अलग मेथड लेते हो तो अलग आंसर आता है, लेकिन मान लेते हैं आपने डिप्रिसिएशन का सर SLM मेथड लिया तो आपका डिप्रिसिएशन अलग आएगा, WDV लोगे तो अलग आएगा, तो यहाँ पर आंसर डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। फिर यहाँ पर जजमेंट भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। जजमेंट किसमें सर, यूजफुल लाइफ के अंदर सेल्वेज वैल्यू कितना होगा, इम्पेयरमेंट कितना होगा, सो एंड सो। चलो इसके अलावा सर कांट रिपोर्ट आइटम दैट कांट बी मेजरली रिलायबल। जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपकी कंपनी के अंदर बहुत स्किल्ड एम्प्लॉई है, लेकिन आप एम्प्लॉइज़ के बारे में फाइनेंशियल में थोड़े लिख सकते हो कि मेरे पास में बहुत तगड़े फाइनेंशियली स्टेब्लिश्ड एम्प्लॉई है, मैं नहीं बता सकता, तो ये इसका क्या है सर, वीक पॉइंट है। इसके अलावा आता है सर जैसे कोका कोला ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन ब्रांड वैल्यू को मैं नहीं दिखा सकता, इंटरनली जनरेटेड तो वैसे भी नहीं आता है। ओनली रिपोर्ट आइटम्स दैट क्वालिफाई एज ए रेवेन्यू और एक्सपेंस। जैसे मान लो आपका मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया बट आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं,
सिंपल सी बात है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पर अपन फेयर वैल्यू भी नहीं करते, पीपी को किस पे दिखाते हैं, कैरिंग अमाउंट पे दिखाते हैं। चलिए सर, तो ये अपना एकदम बेसिक चैप्टर था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसके क्वेश्चन बैंक के ऊपर। चैप्टर 3 के क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, आइए सर एमसीक्यू नंबर 1, अपन 1 बाय 1 करके सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर। एमसीक्यू नंबर 1 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ओसीआई। ओसीआई का पार्ट क्या बनेगा, ये तो अपने को आता है, क्या बनेगा सर ईयर एंड के अक्रूवल ऑफ लाइबिलिटी, नहीं सर ये तो बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। चलो अगला, अलाउंस और क्रेडिट लॉस ऑन रिसीवेबल अंडर एक्सपेक्टेड क्रेडिट मेथड। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आपको है ना डेटर्स के ऊपर क्या करना पड़ता है, प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो डेटर्स किसका पार्ट होता है सर, बैलेंस शीट का होता है। इम्पेयरमेंट लॉस, ये भी पीएनएल में जाता है। अनरियलाइज गेन, करेक्ट। चलो दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, बैलेंस ऑफ AOCI, ये कहाँ जाता है सर, इक्विटी के अंदर जाता है, हाँ करेक्ट है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर शेयर मस्ट बी रिपोर्टेड, कभी नहीं करते हैं, EPS दिखाते हैं अपन। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मस्ट बी प्रेजेंटेड एज ए सिंगल कंटिन्यू स्टेटमेंट इन इंक्लूडिंग बोथ नेट इनकम और कंटिन्यू ऑपरेशन, नहीं ऐसा कुछ अपन ने सिंगल विंगल पढ़ा ही नहीं, अपन ने तो खाली कंटिन्यू डिसकंटिन्यू के लिए पढ़ा था, इसके लिए थोड़ी पढ़ा था कि सिंगल होना चाहिए। अगला, एक्यूमुलेटेड OCI इज टेम्परेरी अकाउंट, टेम्परेरी क्यों होगा, AOCI कौन सा अकाउंट है सर, बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट के सारे अकाउंट कौन से होते हैं सर, परमानेंट होते हैं। समझ में आया। चलो तीसरा, अ फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सेप्ट ऑल, किसको हटाना है बोलो सर, देखो लॉस, देखो इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स कभी भी OCI का पार्ट नहीं होता है। लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, FCTR, और FCTR में एक है गेन और एक है लॉस, तो ये तीनों आ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए कभी भी इसका पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं हर बार आपको यही बताता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट के अंदर कभी भी ये नहीं आता है इनकम फ्रॉम ओनर्स। सिंपल है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर क्या आता है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात कर रहा हूँ, खाली कॉम्प्रिहेंसिव की नहीं। PNL आ गया, फिर OCI आ गया, फिर टोटल आ गया, बस यही आता है ना, ठीक है। PNL के अंदर ये आता है, हाँ सर, गेन आता है, हाँ सर, लॉस आता है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का आता है, कंटिन्यू ऑपरेशन डिसकंटिन्यू दोनों आता है। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, मतलब इशू किया है मैंने इक्विटी शेयर, तो इसका पार्ट नहीं बनता। ये किसका पार्ट बनता है, इक्विटी का पार्ट बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। एज ऑफ जनवरी 1 ईयर 7, XYZ INC हैड ए ओपनिंग बैलेंस ऑफ 358 इन इट्स एक्यूमुलेटेड OCI। क्या है बोल रहा है सर, एक्यूमुलेटेड OCI का इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 3,58,000 का दे रखा है अपने को। चलिए 3,58,000, ओके आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन अमाउंट ऑफ नेट इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और एक्यूमुलेटेड OCI। ईयर एंड का बैलेंस आपको बताना है कि भाई PNL का अमाउंट कितना होगा और OCI में कितना जाएगा, AOCI में कितना ट्रांसफर होगा। रेवेन्यू है, COGS है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, गेन है, FCTR है, अनरियलाइज गेन एंड लॉस है, और ये क्या दे रखा है, अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है कि नेट इनकम कितना होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना होगा, और एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना होगा। चलिए सर इसको अपन क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ OCI में कौन कौन सा आइटम जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का गेन जाएगा सर OCI में, हाँ मैंने बोला था सर FCTR इसी में जाता है, कितना हो गया सर 12,000 रुपये। अगला सर अनरियलाइज लॉस ऑन सिक्योरिटीज, ये जाएगा सर, ये अनरियलाइज लॉस ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज है, देखना पड़ेगा, ये इसमें नहीं जाएगा। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज है, ट्रेडिंग बिजनेस है मेरा, सेल परचेज, सिक्योरिटी सेल परचेज का बिजनेस का लॉस है ये। अगर मेरा बिजनेस ही शेयर मार्केट खरीदने बेचने का, उसमें तो अनरियलाइज होता है ना, ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट होता है वो। अगला अनरियलाइज लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल डेट इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये होगा, कितना होगा 31,000। अब ये लॉस है तो नेगेटिव में जाएगा, तो OCI का नेगेटिव बैलेंस कितना हो गया मेरा, ऊपर वाला प्लस है ना, ये गेन है ये लॉस है,
तो कितना आएगा मेरा नेट? 19,000 आएगा ना। और ये नेगेटिव बैलेंस है, ये कहाँ जाएगा? AOCI में जाएगा। तो AOCI का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? ओपनिंग 358 क्रेडिट बैलेंस था, पॉजिटिव था, 19,000 नेगेटिव हो गया, तो कितना हो गया? 358 माइनस 19,000 कितना हो गया? ठीक है, देखते हैं कितना होता है। अगला सर क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन ने कि हमको ऑपरेटिंग इनकम भी बताओ ना, नेट इनकम कितना होगा। चलो सबसे पहले नेट इनकम निकालते हैं। तो सर रेवेन्यू कितना हो गया? रेवेन्यू क्रेडिट में आ गया, कितना होगा? सेल्स कितने की है? 17 लाख की है, 17 लाख रुपीज़ की मेरी सेल्स है। COGS कितना है? 7.5 लाख का, 7.5 लाख रुपए का मेरा COGS है। एक्सपेंस कितने हैं मेरे? 285 के एक्सपेंस है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसी में आएंगे। और मेरे को गेन कितना हुआ लैंड को सेल करने पर? 35,000 का मेरे को ये हो गया। अब सर ये अनरियलाइज लॉस ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़, ये इसका पार्ट नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। ट्रेडिंग लॉस ये नेट इनकम का पार्ट बनता है, बट ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? ये इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है सर? नेट दे रखा है, नेट गेन दे रखा है, नेट गेन दे रखा है। बोलो इसका अमाउंट कितना हो गया? ये कितना हो गया मेरा? इसका टोटल बनाओ, 17,35,000। और ये कितना हो गया? 7.5 प्लस 285 का टोटल बताओ कितना होगा? 7.5 प्लस 285। गेन आएगा कि लॉस आएगा सर? $10,35,000। 17 लाख में से 10,35 गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर? गेन 7 लाख रुपए का मुझे क्या होगा? गेन हो गया। ओके, अब ये गेन कहाँ जाता है? इक्विटी में जाता है। तो इक्विटी का बैलेंस कितना है सर? इक्विटी का बैलेंस कितना है मेरे पास में? 7 लाख रुपीज़। ये जाएगा, ये भी तो जाएगा ना AOCI से इक्विटी के अंदर, माइनस 19,000 कितना हो गया? 6,81,000। 6,81,000 का कोई ऑप्शन है मेरे पास में? नहीं है। 6,81,000 का कोई ऑप्शन नहीं है। नेट इनकम कितना है मेरा? ये बोलता है 677। यहाँ पर मेरा नेट इनकम कितना आ रहा है? ओके, तो ये कितना था मेरा? 23,000 का लॉस, मतलब ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसको भी इंक्लूड करो तो कितना आएगा बताओ एक बार? 23,000 का डेबिट में गया तो ये कितना हो गया? 10,35,000 था ना, 10,35 प्लस 23 कितना होता है? 10,35 प्लस 23 ये हो गया 10,58, 10,58,000 हो गया। अब 10,58 में से 17,35 माइनस करो, कितना आता है? 17,35,000 माइनस 10,58, बोलो कितना आएगा? कितना आ गया? हाँ, 17,35,000 माइनस 10,58,000, 8,32,000 आ रहा है सर। 10,58,000 हाँ माइनस 17,35,000 हाँ 6,77,000 6,77,000 मेरा क्या आ रहा है सर? नेट इनकम आ रहा है। अब देखो 677 का कोई नेट इनकम आ रहा है क्या मेरा? हाँ, ये रहा 677 का। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना है मेरा? एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 339 आ रहा है मेरा, आ रहा है 339। ये देखो 358 में से 19 माइनस करो, कितना आता है? 3,39,000। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ें। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या आता है? सबसे पहला फॉरेन करेंसी रीमेजरमेंट एडजस्टमेंट, डिविडेंड पेड टू ओनर, लॉस ऑन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। फॉरेन करेंसी का आता है सर? यस सर, फॉरेन करेंसी का OCI में आता ही आता है।
ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, मतलब टोटल की बात करें तो ये ऑप्शन 2 में है और 4 में है, तो ये दोनों हो सकता है। अब आगे डिविडेंड पेड टू ओनर, डिविडेंड मैंने ओनर को दिया है, बोलो डिविडेंड मैंने यहाँ पर ओनर को दिया है, तो सारा ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन देखने का मतलब ही नहीं है। लॉस ऑन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, लॉस ऑन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, ये आता है कि नहीं आता है सर? आता है ना सर, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आता है ना, सिंपल सी बात है। ये देखो, ये आपको क्या बनाना है, टोटल जब आप बनाते हो, टोटल इनकम बनाते हो, तो क्या आता है मेरा सबसे पहले कंटिन्यू बिजनेस का ऑपरेशन, फिर डिसकंटिन्यू बिजनेस का ऑपरेशन, फिर OCI आता है, फिर क्या आता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यही आता है ना। तो क्वेश्चन ने यही तो पूछा है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या आएगा, तो ये तो आ गया OCI में आ गया और ये PNL में आ गया, तो दोनों आ चुका है। तो ऑप्शन कौन सा होगा सर? सेकंड वाला इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे अपन। ऑन जनवरी 2 ईयर 1 ABC लिमिटेड ने स्टार्ट किया ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग। बाई द एंड ऑफ ईयर इट हैड ऑपरेशन इन 6 कंट्रीज, 6 कंट्रीज में इनका ऑपरेशन है। कितना सर? 6 कंट्रीज के अंदर। एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी रिपोर्टेड फॉलोइंग इनकम, क्या है सर? नेट इनकम है, FCTR है, इन्वेस्टमेंट ओनर ने किया है, FCTR का लॉस है, ये क्या है सर? पेंशन का कॉस्ट है, ये अनरियलाइज गेन है, डिविडेंड दिया है, डेफर्ड लॉस हो गया, कैश फ्लो हेज, हेज कहाँ जाता है सर? हेज हमेशा OCI में जाता है। वॉट वॉज द ABC अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अमाउंट फॉर द ईयर, कितना आएगा सर? कितना अमाउंट OCI में जाएगा, बस इतना सा पूछा है, बोलो कितना अमाउंट OCI में जाएगा। देखो 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर नेट इनकम, ये कहाँ जाता है सर? ये तो PNL में जाता है, तो ये नहीं आएगा। ये 23,000 आएगा सर, FCTR आता है, तो ये क्या है सर? गेन है, तो ये पॉजिटिव 23,000। इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, ये किसका पार्ट होता है? इक्विटी शेयर इशू किया है ओनर ने, मतलब ये तो इक्विटी में जाएगा ना, OCI में नहीं जाता है। अगला है सर फॉरेन करेंसी का लॉस, आता है कि नहीं आता है? कितना होगा सर? ये नेगेटिव 33,000। ये फॉरेन करेंसी रीमेजरमेंट लॉस है, ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट था, ये हो गया सर मेरा 33,000। अगला क्या है सर? डेफर्ड नेट पेंशन इनकम, ये भी इसी का ही पार्ट होगा सर, ये क्या होगा मेरा 21,000। नेक्स्ट क्या है मेरा? अनरियलाइज गेन, ये भी इसी का ही पार्ट होगा, गेन हो गया 15,000 का। अगला क्या है सर? डिविडेंड टू ओनर, ये भी इक्विटी में जाता है, जितना भी ओनर्स को डिविडेंड देते हैं। और ये क्या है सर? मेरा कैश फ्लो का डेफर्ड अमाउंट, ये कितना हो गया? लॉस है, तो लॉस भी इसी में जाएगा, कितना हो गया सर? 12,000 का लॉस। बताओ कितना, कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका? 14,000 ऑप्शन है कुछ? ये क्या है सर? फॉरेन करेंसी रीमेजरमेंट लॉस है। अच्छा, ये अनरियलाइज नहीं है ना, ये रियलाइज हो गया, ये रियलाइज इसमें नहीं जाएगा। फॉरेन करेंसी का रीमेजरमेंट लॉस है, ये अनरियलाइज नहीं। इसको हटाओ, अब देखो कितना आता है, कितना है बताओ? 47। हाँ, ये कितना आ गया मेरे पास में? 47,000 आ चुका है। कितना आ गया सर? 47,000 का अमाउंट आ चुका है। ओके चलो, यहाँ पे क्या पूछा है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना अमाउंट जाएगा? ऑप्शन A B C D कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो क्या हो सकता है इसमें? 47,000 अपना करेक्ट है। ओके सर, सो इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये 47,000 OCI में जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अब देखो, इसमें दो अमाउंट ऐसे हैं जिस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। सबसे पहले ये जो 21,000 हो गया, और इसके अलावा सर ये क्या है सर? मेरा डेफर्ड नेट पीरियोडिकल पेंशन इनकम 21,000। ये क्या होता है सर? इसमें कभी कभी क्या बोलता है, US क्या बोलता है कि आप फुल्ली अमाउंट OCI में नहीं डाल सकते, आपको पहले PNL में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर आप पीरियोडिकली ट्रांसफ़र कर पाएंगे इसके अंदर। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा अमाउंट कितना आएगा? 23 + 15 - 12 कितना होता है? 26,000 आता है।
26,000 आता है। ये क्वेश्चन गलत है, इसको कट कर दो आप। ये उन्होंने अच्छे से फ्रेम किया नहीं है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है अपने पास में कोई सा भी, इसको आप कट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया देखो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 गलत है, इसमें 47 ही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन में ही नहीं। अमंग द फॉलोइंग आइटम्स, आपको आइटम्स दे रखा है, विच वुड कॉज द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अमाउंट रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू डिफर फ्रॉम नेट इनकम। अब इसमें से कौन सा अमाउंट ऐसा है जो सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा और जो डिफर करेगा सर नेट इनकम से, नेट इनकम में नहीं जाएगा, ओनली इसमें ही जाएगा। कौन सा होगा सर? इनिशियल पब्लिक ऑफर अमाउंट? नहीं सर, ये तो इसका पार्ट ही नहीं होता। ट्रांजेक्शन पेंशन एसेट दैट नॉट रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, हाँ सर ये हो सकता है। अगला गेन एंड लॉस ऑन फेयर वैल्यू हैज, ये तो सर सीधा सीधा पता ही है हमको कि ओसीआई में जाता है। अनरियलाइज गेन ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, अनरियलाइज है, ये भी ओसीआई में जाता है। ये एक ही अमाउंट ऐसा है जिसमें क्या होता है, ये नेट एसेट में भी जा सकता है और किस में जा सकता है सर? ओसीआई में भी जा सकता है। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में क्या बताया था, ये वाला 21,000, ये पीएनएल में भी जा सकता है, ओसीआई में भी जा सकता है। ये केस टू केस डिपेंड करता है कंपनी कौन सा पॉलिसी फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एओसीआई को आपने को कहाँ दिखाना पड़ता है सर? सिंपल है, एओसीआई कहाँ जाता है? अदर इक्विटी। अदर इक्विटी कहाँ होता है? कैश फ्लो में होता है? नहीं, बैलेंस शीट में होता है। क्या बात कर रहे हो कि ये किसकी बात हो रहा है? एक्यूमुलेटेड ओसीआई, ओसीआई की बात नहीं हो रहा। अगर ओसीआई होता तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता। एक्यूमुलेटेड ओसीआई, एक्यूमुलेटेड मतलब 10-15 साल का इकट्ठा हुआ है, ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। कहाँ जाता है सर? मेरे को एक बात बताओ, अदर इक्विटी कहाँ जाता है? तो बस ये अदर इक्विटी में जाता है, तो ये बैलेंस शीट का ही पार्ट बनेगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या ट्रांजैक्शन इंक्लूड होगा? ये क्वेश्चन अभी अपन ने किया था। इन्वेस्टमेंट बाय ओनर नहीं होता है, एफसीटीआर होता है, और नेट इनकम थोड़ी आती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर इसका? ऑप्शन नंबर 4। ये नहीं, ये राइट और ये नहीं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। अ कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद यूएस गैप, लिस्टेड बिलो आर द सेलेक्टेड डेटा। करना क्या है? अमाउंट दैट वुड बी रिपोर्टेड इन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या आएगा, ये आपको बताना है। बोलो सर क्या क्या आएगा? सबसे पहले मेरा नेट इनकम कितना है? $950,000। उसके बाद में सर मेरा क्या है सर यहाँ पर? अब ये डेप्रिसिएशन तो नेट इनकम में आ गया होगा ना ऑलरेडी, बार बार क्यों करना है मेरे को? इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर नहीं आता है, ये तो इक्विटी का। अनरियलाइज गेन, ये कहाँ आएगा सर? ओसीआई में। ओसीआई में कितना आ गया? 90,000। और फॉरेन करेंसी का लॉस ये कितना है सर? 20,000। तो नेट ओसीआई कितना हो गया? 70,000 का। बोलो इसका टोटल बताओ कितना आएगा? 10,60,000। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज बेस्ट डिफाइन एज ए, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का डेफिनेशन बोला है। क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है सर चेंज इन द नेट एसेट फॉर पीरियड इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। नहीं सर, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर और डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर इक्विटी का पार्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नहीं होता है। चेंज इन नेट एसेट एक्सक्लूडिंग ओनर ऑफ ट्रांजेक्शन, सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सेप्ट, क्या नहीं आता सर? यस, ये बैलेंस शीट के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या नहीं आएगा बताओ सर? देखो गेन ऑन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आता है। अनरियलाइज गेन आता है सर। प्रायर पीरियड कॉस्ट विद द डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान आता है। अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस ये नहीं आता, ये कहाँ जाता है सर? ये पीएनएल में जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉजेज कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू डिफर नेट इनकम, ये वही वाला केस होगा। और इसमें क्या आंसर होगा सर? इसमें आंसर होगा सर मेरा, बताओ क्या आंसर होगा? कैश फ्लो हैज रिजर्व। देखो एफसीटीआर पता है ओसीआई में जाएगा, रियलाइज गेन किस में जाता है? पीएनएल में। डिविडेंड किस में जाता है सर? पीएनएल में। तो ये कैश फ्लो हैज है ना, ये कभी कभी ओसीआई में जाता है, कभी कभी मेरा पीएनएल में जाता है। कौन सा पोर्शन है उस पर देखना पड़ेगा, रियलाइज है कि अनरियलाइज है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज XYZ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस, ये आपको बताना है। नेट इनकम आपको दे रखा है, ठीक है। मेरे को खाली कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओसीआई में कितना जाएगा ये पूछा है या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछा है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछा है, मतलब टोटल पूछना चाह रहा है ये। चलो तो सबसे पहले नेट इनकम कितना है मेरा? 3,23,000।
अब OCI में कितना जाएगा वो बता दो। OCI में ये जाता है, हाँ सर, नेगेटिव 33,000। ये जाता है इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, नहीं सर, ये कहाँ जाता है, अदर इक्विटी में, बैलेंस शीट में। ये फॉरेन करेंसी का गेन हुआ, ये कितना हो गया सर, 22,000 का मुझे गेन हो गया। अब सर ये कौन सा है, फॉरेन करेंसी रीमेजरमेंट गेन है। अब इसको अपने को देखना पड़ेगा, ये रीमेजरमेंट है मतलब सर ये वो वाला तो नहीं है रियलाइज वाला, इसको अपन होल्ड पे रखते हैं, इसको अपन होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट, डेफर्ड पीरियोडिकल कॉस्ट कितना है सर, 55,000। पेंशन का कॉस्ट, इसको भी अपने को होल्ड पे रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पेंशन का कॉस्ट OCI में भी जाता है, PNL में भी जाता है। अगला अनरियलाइज लॉस, ये तो यहीं पर ही आएगा, कितना होगा सर, 2,15,000। अगला क्या है सर, अगला है सर मेरा डिविडेंड का पेमेंट किया है, डिविडेंड का पेमेंट किया ओनर्स को, ये अदर इक्विटी का पार्ट होता है। अगला है सर डेफर्ड गेन ऑन कैश फ्लो हैज, कैश फ्लो हैज सर इसके भी सर क्या होगा, गेन हुआ है ना, तो ये पॉजिटिव कितना हो गया सर, 57,000। अब ये OCI में भी जा सकता है, PNL में भी जा सकता है। चलो, तो क्वेश्चन ने बोला है कि आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो। 2 लाख कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस कितना होगा, 2,89,000, 39,000। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है सर, C है। C मतलब 77,000 बोल रहा है ये तो। एक सेकेंड रुको, 15 में कौन सा रह गया अपना, ये आपने सब माइनस करके देखिए इसमें, नहीं सब एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। देखो यहाँ पर अपने पास में कितना है सर, इनका बारे में अपने को पता नहीं, होल्ड पे है, तो OCI का कितना है, 33 है और 57 है, तो 33 और 57 कितना हो गया मेरा, कितना हो गया, 70,000। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये गेन है और ये 33 का क्या है सर, लॉस है। तो कितना आ गया नेट, 57 माइनस 33 कितना होता है, 4 और 2 24,000 होता है ना। अच्छा सॉरी, अपन गलत देख रहे हैं, ये क्या है, अपने को यही लेना है ना, 33 और 2 15, बाकी 3 तो होल्ड पर है, तो 33 नेगेटिव है और 2,15,000 नेगेटिव है, तो कितना आ गया सर, ये वाला अभी के लिए आप इग्नोर करो, क्योंकि अपने को पता नहीं ना कहाँ जाएंगे, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये OCI का अमाउंट कितना हो गया, 2,48,000। ये क्या हो गया सर, लॉस हो गया। और गेन कितना है मेरे पास में, 3,23,000 का गेन है, उसमें से 2,48,000 का लॉस माइनस करो, तो आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। 75,000 का मेरा क्या हो गया सर, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गया। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, $75,000। सर इसी के साथ अपन ने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट अपन ने इन डिटेल में डिस्कस कर लिए और सारे के सारे MCQ अपन ने इन डिटेल में डिस्कस कर लिए। आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे अपन हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 by 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना MCQ की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एक MCQ आपका 4 नंबर का होगा। एक भी MCQ आपने गलत कर दिया तो सीधे आपके 4 नंबर गए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बट 4 नंबर तो गए ना आपके। तो सिली मिस्टेक अपने को करना नहीं है, इस बात का अपने को पूरा ध्यान रखना है। ओके सर, बाय बाय।